नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मैप की सहायता से इस टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि महासागरीय जलधाराएं कहते किसे हैं। तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है। जो सागर में आप धारा के प्रवाह को देखते हैं उसी को महासागरीय धारा कहा जाता है। और तीन टर्म होती हैं, एक होता है प्रवाह, एक होता है धारा और एक होता है स्ट्रीम। तो इनमें अंतर क्या होता है? तो बहुत ही आसान है। देखिए, प्रवाह जिसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट कहते हैं, तो जलधारा का वेग जब बहुत ही कम होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। यानी कि जलधारा की जो स्पीड होती है जब बहुत ही कम होती है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। दूसरा होता है धारा, जिसे इंग्लिश में करंट कहते हैं। तो जलधारा का वेग जब औसत होता है तो उसे धारा कहा जाता है। यानी कि जब स्पीड औसत होती है, एवरेज होती है, तो उसे धारा कहा जाता है। और तीसरा है स्ट्रीम। तो जलधारा का वेग जब सबसे तेज होता है तो उसे स्ट्रीम कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे गल्फ स्ट्रीम के बारे में। तो जब धारा का प्रवाह, जलधारा की स्पीड सबसे कम हो तो उसे प्रवाह कहते हैं। जब जलधारा की स्पीड औसत हो तो उसे धारा कहते हैं, यानी कि करंट कहते हैं। और जब जलधारा की स्पीड सबसे तेज हो तो उसे स्ट्रीम कहते हैं, याद रखिएगा। और जो महासागरीय जलधाराएं हैं इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है ठंडी जलधारा और दूसरी होती है गर्म जलधारा। तो एग्ज़ाम में हमें यही पूछा जाता है कि बताइए ये जलधारा गर्म है या ठंडी है, या ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ये जलधारा कौन से महासागर में स्थित है। तो दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो हमें सागर के बारे में पूछ लिया जाता है और या तो ये पूछ लिया जाता है कि ये ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है। तो आगे अब हम एक एक करके इन जलधाराओं के बारे में तो जलधाराओं को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जलधाराओं के बारे में बताऊंगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो जो ग्लोब है उसके बिल्कुल बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो जोन होता है उसे ट्रॉपिकल जोन या हिंदी में उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण यानी कि गर्म। तो ये पूरा क्षेत्र कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक गर्म रहता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी पड़ती हैं। क्योंकि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण जो सूर्य की किरणें होती हैं ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी पड़ती हैं। और जो ये पूरा क्षेत्र है ये ट्रॉपिकल जोन है जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, ये गर्म रहता है। तो आगे हम जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जलधाराएं इसी जोन से यानी कि विषुवत रेखा के समीप से ही उत्पन्न होगी। तो जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी उन्हें हम गर्म जलधाराएं कहेंगे, याद रखेगा। गर्म जलधाराएं कौन सी होगी? जो विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी और ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी। यानी कि विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी और ध्रुवों की ओर चलेंगी, तो इन्हें हम गर्म जलधाराएं कहेंगे। और जो ठंडी जलधाराएं होंगी वो ध्रुवों से उत्पन्न होगी। ऊपर ये ध्रुव है ना, ऊपर और नीचे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये बर्फ से जमे हुए हैं। तो यहाँ से जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी जाहिर सी बात है वो ठंडी होंगी। तो ध्रुवों से जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी वो ठंडी होंगी। तो याद रखिएगा, जब भी कोई जलधारा विषुवत रेखा से उत्पन्न हो और ध्रुवों की ओर बढ़े तो वो गर्म जलधारा होगी। और जब भी कोई जलधारा ध्रुवों से उत्पन्न हो और विषुवत रेखा की ओर चले तो उसे हम कौन सी जलधारा कहेंगे? ठंडी जलधारा। तो उसके बाद आगे एक और कंसेप्ट को समझ लीजिए कि ये जो बीचों बीच रेखा है इसे हमने पढ़ा विषुवत रेखा कहते हैं। और ये हमारी पृथ्वी को
दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होंगी वो क्लॉकवाइज चलेंगी, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ेंगी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं चलेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बढ़ेंगी। ये कंसेप्ट जरूर याद रखेगा। तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होंगी वो क्लॉकवाइज बढ़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगी। ये जरूर याद रखेगा। तो जो भी जलधाराएं हैं वो ज़्यादातर 3 महासागरों में उत्पन्न होती हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और ऊपर का जो महासागर है आर्कटिक महासागर और नीचे जो दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर, ये तो बर्फ़ से ही जमा रहता है। तो ज़्यादातर जो जलधाराएं होंगी ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, इन 3 महासागरों में उत्पन्न होंगी। और इन तीनों महासागरों में जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ एक और कंसेप्ट को आप जान लीजिए, ये यूपीएससी में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि विषुवत रेखा से जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी वो गर्म होंगी और ध्रुवों से जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी वो ठंडी होंगी। तो जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं ये जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास मिलती है। कौन सी? प्लैंकटन नामक। तो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है। और जो ये घास है ये मछलियों का काफ़ी पसंदीदा आहार है। और जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर ये घास खूब मिलती है और वहीं पर खूब सारी मछलियाँ इस घास को खाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इन जगहों पर जाकर बड़े बड़े जहाज़ों से इन मछलियों को बड़ा सा जाल बिछाकर पकड़ लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर घास कौन सी मिलती है, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो प्लैंकटन नामक घास मिलती है और ये मछलियों का पसंदीदा आहार है और मछलियाँ इसे खाने के लिए इकट्ठा होती हैं। और मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े जहाज़ों में इन मछलियों को इन जगहों से पकड़ कर ले जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने मैप की सहायता से ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो बहुत ही आसान है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बना दिया, पर जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो बहुत ही आसान है। देखिए, जो ये बीच में रेखा गई है इसे कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो महासागर है ऊपर हमारा भारत है, तो हमारे भारत के नीचे जो महासागर है कौन सा है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो बीच में रेखा है ये विषुवत रेखा है। तो इस विषुवत रेखा के समीप से 2 जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ऊपर की ओर उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा और नीचे की ओर दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। ये आगे भी आप देख रहे हैं, दोनों तरफ आगे भी जो महासागरों में यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में भी जो उत्तर की ओर होगा उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा होगी और दक्षिण में दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा होगी। तो ये तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये तो तीनों महासागरों में पाई जाती है। और जो भी विषुवत रेखीय जलधारा होगी वो कैसी होगी? तो गर्म जलधारा होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी वो गर्म होगी। तो जहाँ पर विषुवत रेखा लिखा हो आप समझ लेना कि वो जलधारा तो गर्म ही होगी। और मैंने वैसे भी जो रेड कलर से लिखा है ये गर्म जलधाराएं हैं और जिन्हें ब्लू कलर से लिखा है ये ठंडी जलधाराएं हैं, आपको समझाने के लिए। अभी मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 जलधाराएं उत्पन्न होती हैं विषुवत रेखा के समीप से। ऊपर उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और नीचे की ओर दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। और मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं होंगी ये एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगी, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो देखिए, तो जो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है ये आगे बढ़कर ये मेडागास्कर द्वीप है यहाँ से टकराकर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। तो एक हो जाती है मोजाम्बिक जलधारा और दूसरी कहलाती है मेडागास्कर जलधारा। तो अफ्रीका का एक देश है मोजाम्बिक, इसके सामने से जो जलधारा जाएगी उसे कहेंगे मोजाम्बिक जलधारा। और मेडागास्कर द्वीप के सामने से जो जलधारा जाएगी उसे कहेंगे मेडागास्कर जलधारा। तो याद रखिएगा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा आगे जाकर मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक कहलाती है मोजाम्बिक जलधारा और दूसरी कहलाती है मेडागास्कर जलधारा। फिर यही दोनों धाराएं आगे बढ़कर एक हो जाती हैं और कहलाती है अगुलहास जलधारा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा मेडागास्कर द्वीप से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। फिर ये दो धाराएं आगे चलकर एक हो जाती है और कहलाती है अगुलहास जलधारा। फिर नीचे की ओर से, नीचे के हैं ध्रुव, तो ध्रुवों की ओर से एक जलधारा आती है और तेजी से आगे बढ़ती है। फिर जो आगे ये अगुलहास की जलधारा है इससे टकरा जाती है और इससे टकराने के बाद इसकी स्पीड को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो मैंने आपको बताया था जब धारा की स्पीड कम हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रवाह। तो ये आगे की ओर जब ये धारा बढ़ती है तो इसे कहा जाएगा दक्षिणी हिंद प्रवाह, क्योंकि ये हिंद महासागर के दक्षिण में है तो इसे दक्षिणी हिंद और क्या कहा जाएगा, प्रवाह कहा जाएगा। पहले एक बार आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसकी रिवीजन करा दूंगा और जब तक आपको याद नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह कहा जाएगा। अगुलहास जलधारा नीचे की एक ठंडी जलधारा से टकराती है जो कि ध्रुवों की ओर से आ रही होती है और यहाँ से टकराकर इसको ये बाईं ओर मोड़ देती है और इसको कहते हैं दक्षिणी हिंद प्रवाह। और यही दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे ऑस्ट्रेलिया से टकराकर ऊपर की ओर जाता है और इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहा जाता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है। तो आपको इसमें से याद कौन कौन सी रखनी है, तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अगुलहास, ये तीनों आपको याद रखना है और ये गर्म जलधाराएं हैं। और ठंडी में आपको कौन सा याद रखना है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, इसमें से आपको एक ही याद रखना है। और उत्तर विषुवत रेखीय और दक्षिण विषुवत रेखीय ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है और ये तो गर्म जलधाराएं हैं ही और ये आपसे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये तो आपको पता ही चल जाएगा। आपसे पूछा ये जाएगा कि मोजाम्बिक जलधारा गर्म है या ठंडी, तो क्या है, गर्म जलधारा है। और जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है और इसी जलधारा के कारण आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर रेगिस्तान पाए जाते हैं। मैंने आपको विश्व के रेगिस्तान वाले वीडियो में बताया था ना कि ऑस्ट्रेलिया में सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया ये सभी रेगिस्तान हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है जो कि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, ये यहाँ पर बारिश नहीं होने देती, तो इसी कारण यहाँ पर रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ये हमने पढ़ा। और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा आगे बढ़कर मेडागास्कर द्वीप से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर आगे चलकर एक हो जाती है, इसे कहते हैं अगुलहास की जलधारा। अभी तो सब ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नीचे से एक ठंडी जलधारा आकर टकराती है अगुलहास जलधारा से और अगुलहास जलधारा की जो प्रवाह है उसको कम कर देती है, मतलब उसकी स्पीड को कम कर देती है। फिर ये कहलाता है दक्षिणी हिंद प्रवाह और ये ठंडी जलधारा है। और ये दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया से टकराकर कहलाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब एक बार हम इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ये तो गर्म है ही। उसके बाद मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा और अगुलहास की जलधारा, इन दोनों को मिलाकर बनाना अगुलहास की जलधारा। तो ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। आपको मैं इस वीडियो में सभी याद करा दूंगा, इसीलिए मैं बार बार आपको इसकी रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, पर अगर हम इसे सही तरह से पढ़ें तो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो गर्म जलधाराएं हमने देख ली, ठंडी जलधाराएं देखते हैं। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह हमने देखा था ना नीचे की ओर से, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया से टकराकर कहलाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो हिंद महासागर में दो जलधाराएं हैं ठंडी, दक्षिणी हिंद प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और गर्म जलधाराओं में हमें तीन जलधाराएं याद रखनी हैं, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अगुलहास की जलधारा। अब हम आगे देखते हैं। तो हिंद महासागर के बाद देखते हैं अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को हम दो भागों में पढ़ लेते हैं। तो बीच में है विषुवत रेखा, इसके ऊपर का जो भाग है उसे उत्तरी अटलांटिक कहते हैं, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर को पढ़ लेते हैं, फिर हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली जलधाराएं। तो शुरुआत हम करेंगे इसमें भी उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा से। मैंने आपको बताया था ना कि हर महासागर में हम देखेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर में जो जलधारा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। अगर ये दक्षिण में होती तो इसे कहते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। अब ये उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा आगे बढ़ती है और आगे ये द्वीप हैं, कैरिबियन द्वीप हैं, जिसे हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं ना, यहाँ से टकराकर
ये दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे हमने हिंद महासागर में देखा था ना, वहाँ पर एक जलधारा मेडागास्कर से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती थी, उसी तरह ये जो उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा है, ये कैरिबियन द्वीपों से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक कहलाती है एंटलीज जलधारा और दूसरी कहलाती है फ्लोरिडा जलधारा। अमेरिका के नीचे है ना फ्लोरिडा, तो यहाँ पर जो जलधारा है इसे कहते हैं फ्लोरिडा जलधारा, और दूसरी जो जलधारा है इसे कहते हैं एंटलीज जलधारा। और ये जलधारा गर्म है, मैंने आपको बताया था, जो भी मैंने लाल रंग से लिखे हुए ना, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। और वैसे भी जो विषुवत रेखा से जलधाराएं उत्पन्न होंगी और ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी, वो सभी गर्म जलधाराएं होंगी। ठंडी जलधारा वही होगी जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये गर्म जलधारा है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दो धाराओं में बटी, फ्लोरिडा और एंटलीज जलधारा। और फिर यही फ्लोरिडा जलधारा और एंटलीज जलधारा आगे चलकर एक हो जाती हैं और कहलाती हैं गल्फ स्ट्रीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो गल्फ स्ट्रीम है ये सबसे तेज बहने वाली जलधारा है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सबसे तेज बहती है उसे कहते हैं स्ट्रीम। तो सबसे तेज बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, और इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एसएससी में पूछा गया था कि यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा, क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम आगे यूरोप की ओर जाएगी, इसी की एक शाखा। अगर ये गल्फ स्ट्रीम ना होता तो वैसे तो यूरोप ठंडा रहता ही है, पर अगर ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा ना होती तो पूरा यूरोप बर्फ से ही जमा रहता। तो ये गल्फ स्ट्रीम यूरोप का कंबल कहलाती है, याद रखेगा। तो हमने पढ़ा कि उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा कैरिबियन द्वीपों से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, फ्लोरिडा की जलधारा और एंटलीज की जलधारा। और फिर आगे चलकर ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं और कहलाती हैं गल्फ स्ट्रीम। फिर उसके बाद ये गल्फ स्ट्रीम आगे की ओर बढ़ती है और ऊपर ध्रुवों से एक धारा आती है जिसे कहते हैं लेब्राडोर की जलधारा। इंपॉर्टेंट है, ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है ना, तो ये ठंडी होगी। तो ध्रुवों से आ रही है लेब्राडोर की जलधारा और ये ठंडी जलधारा है। और जो गल्फ स्ट्रीम है ये हम देख रहे हैं आगे की ओर बढ़ रही है। आगे लेब्राडोर की जलधारा इसी गल्फ स्ट्रीम से टकरा जाती है और इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देती है। तो फिर इसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और ये जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड को स्लो कर देती है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रवाह। तो इसे कहा जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे चलकर तीन धाराओं में बढ़ जाती है। बहुत ही आसान है, बस एक बार आप सुन लीजिए। तो जो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, हमने पढ़ा ना, गल्फ स्ट्रीम आगे की ओर बढ़ेगी और कहलाएगी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ऊपर की ओर से लेब्राडोर की जलधारा इसे टकरा जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक धारा ऊपर की ओर आइसलैंड के नीचे से चली जाती है, जिसे कहते हैं इरमिंजर की जलधारा, और ये भी गर्म जलधारा है क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रही है। तो इरमिंजर जलधारा ऊपर की ओर जाएगी और दूसरी धारा है रेनेल धारा, ये आगे यूरोप की ओर बढ़ जाएगी। और तीसरी जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की धारा है ये नीचे विषुवत रेखा की ओर बढ़ेगी और कहलाएगी कनारी की जलधारा। याद रखेगा, ये ठंडी जलधारा होगी क्योंकि ये ऊपर की ओर से नीचे यानी कि ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो ये जलधारा ठंडी जलधारा होगी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये आगे चलकर कैरिबियन द्वीपों से टकराती है और दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक कहलाती है फ्लोरिडा की जलधारा और दूसरी कहलाती है एंटलीज की जलधारा। फिर ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं और कहलाती हैं गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम तेजी से आगे की ओर बढ़ रही होती है, पर ऊपर से आ जाती है लेब्राडोर की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है और इसके वेग को कम कर देती है। फिर ये कहलाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे चलकर तीन दिशाओं में चली जाती है। ऊपर की ओर जाती है तो इसे कहते हैं इरमिंजर की जलधारा, और सीधा यूरोप में जाती है उसे कहते हैं रेनेल जलधारा, और नीचे अफ्रीका महाद्वीप से टकराकर जो विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है उसे कहते हैं कनारी जलधारा। तो इन जलधाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ एक एग्जाम में और फैक्ट पूछा गया था, ये भी याद रखिएगा कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में सारगैसो सागर पाया जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये शांत जो क्षेत्र है गल्फ स्ट्रीम के पास, यहाँ पर एक सारगैसो सागर है। तो इसे सारगैसो सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सारगैसो नामक घास पाई जाती है, जिस कारण इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। तो सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने इस घास को देखा था, जिसे सारगैसो घास कहा जाता है, और जितने क्षेत्र में ये सारगैसो घास फैली हुई है उसे सारगैसो सागर कहा जाता है। और यही आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सारगैसो घास
किस महासागर में पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, उत्तरी अटलांटिक में। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर हमने देख लिया। अब हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं, फिर एक ही बार में गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं देख लेंगे अटलांटिक महासागर की। तो अब हम आते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसमें तो बहुत ही कम है। तो देखिए, ऊपर थी उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, तो नीचे कौन सी होगी? दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। और यही दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा आगे चलकर दक्षिण अमेरिका का एक देश है ना, ब्राजील, तो यहाँ से टकराकर आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर इसे कहेंगे ब्राजील की जलधारा। ब्राजील से होते हुए जा रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ब्राजील की जलधारा। और ये गर्म होगी कि ठंडी? तो गर्म होगी, क्योंकि ये विषुवत रेखा से उत्पन्न हो रही है और ध्रुवों की ओर आगे बढ़ रही है, तो ये गर्म जलधारा होगी। उसके बाद नीचे से एक जलधारा तेजी से आती है, यहाँ पर फोकलैंड द्वीप है, वहाँ से ये जलधारा आती है और इसे कहते हैं फोकलैंड की जलधारा। अब ये ठंडी होगी कि गर्म? तो ठंडी होगी, क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये ठंडी जलधारा होगी। तो फोकलैंड की जलधारा नीचे से आती है और ब्राजील की जलधारा से टकरा जाती है। तो ब्राजील की जलधारा के जो वेग होता है उसको कम कर देती है, तब ये क्या बन जाएगा? प्रवाह बन जाएगा, और ये जलधारा को भी ठंडी कर देती है। तो इसे कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अब ये प्रवाह क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि जलधारा की जो स्पीड है उसे कम कर देगी ये फोकलैंड की जलधारा, तो इसे कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। और ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे चलकर नीचे की ओर से अफ्रीका महाद्वीप से टकराकर विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है, और इसे कहा जाता है वेनेजुएला की जलधारा। यही इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला की जलधारा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वेनेजुएला की जलधारा गर्म है या ठंडी? तो ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी है? क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही है। अगर ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती तो गर्म होती। तो ठंडी में आपको यही याद रखना है, एक वेनेजुएला की और नीचे फोकलैंड की जलधारा। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा आगे बढ़ती है ब्राजील की ओर से, तो उसे कहेंगे ब्राजील की जलधारा। और यही ब्राजील की जलधारा आगे बढ़ रही होती है कि नीचे की ओर से आकर फोकलैंड की जलधारा इसे टकरा जाती है और इसकी स्पीड को कम कर देती है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक है और स्पीड को कम कर दिया, तो इसे कहेंगे प्रवाह। आगे की ओर अफ्रीका महाद्वीप से टकराकर कहलाएगा वेनेजुएला की जलधारा। और जो वेनेजुएला की जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही है। तो आगे अब हम एक ही स्लाइड में देख लेते हैं पूरे अटलांटिक महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं। तो सबसे पहले उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, ये तो गर्म होगी ही। उसके बाद है फ्लोरिडा की जलधारा और एंटीलीज की जलधारा। हमने पढ़ा था ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आप आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग में मैप को देखिए। मैंने आपको समझाया था कि जब उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा आगे की ओर बढ़ेगी तो वहाँ पर हमने देखा था कैरिबियन द्वीप थे, वहाँ से टकराकर ये जलधारा दो धाराओं में बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था, एक थी फ्लोरिडा की और दूसरी थी एंटीलीज जलधारा। तो ये गर्म जलधाराएं हैं। उसके बाद ये दोनों जलधाराएं मिलकर एक हो जाती थी और गल्फ स्ट्रीम कहलाती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा भी गर्म जलधारा है। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हमने पढ़ा था, ऊपर से जो धारा थी लेब्राडोर की जलधारा टकराकर इसकी स्पीड को कम कर देती है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उसके बाद ये तीन जलधाराओं में बढ़ जाती थी, इरमिंजर जलधारा, रेनेल जलधारा, ये तो गर्म है। और तीसरी जो जलधारा थी वो ठंडी जलधारा थी कनारे की, वो हम ठंडी जलधारा में देखेंगे। और ब्राजील की जलधारा ये हमने दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पढ़ी। तो ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। अगर हम ठंडी जलधाराएं देखें तो लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, कनारी की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ये भी ठंडी जलधारा है, वेनेजुएला की जलधारा ये हमने पढ़ा था, अफ्रीका महाद्वीप से टकराकर बन गई थी ना वेनेजुएला की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। और फोकलैंड की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधाराएं याद रख लेना, लेब्राडोर, कनारी, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, वेनेजुएला और फोकलैंड, ये ठंडी जलधारा हैं और बाकी की ये गर्म जलधाराएं हैं। तो ये हमने देख लिया ठंडी और गर्म। अब हम आगे प्रशांत महासागर की ओर बढ़ते हैं। तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो ये है प्रशांत महासागर। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो इस तरफ भी ये प्रशांत महासागर है और इस तरफ भी प्रशांत महासागर है। तो अगर हम, क्योंकि धरती गोल है, तो मैंने ये मैप में जो प्रशांत महासागर है ये आप देखेंगे इस तरफ एशिया है और ये है अमेरिका। तो बीच में ये पूरा जो महासागर है मैंने जोड़ दिया, यह है प्रशांत महासागर। तो पहले हम उत्तरी प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में सबसे पहले है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। तो ये गर्म होगी कि ठंडी? मैंने कई बार बता दिया, तो ये गर्म जलधारा होगी। तो जो ये उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा है आगे चलकर फिलीपींस और जापान के द्वीप हैं, यहाँ से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है,
एक कहलाती है सुशीमा की जलधारा और दूसरी कहलाती है क्यूरोशियो की जलधारा। आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि बताइए सुशीमा की जलधारा किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में है। और ये गर्म है कि ठंडी, तो गर्म जलधारा है क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रही है। तो एक है सुशीमा की जलधारा और दूसरी है क्यूरोशियो की जलधारा। और इसी के साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो क्यूरोशियो की जलधारा है ये काले पानी होने के कारण, इसका जो पानी है काले रंग का है, इसी कारण इसे काली धारा भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस जलधारा को काली धारा भी कहा जाता है, तो क्यूरोशियो की जलधारा को काली धारा भी कहा जाता है। तो आगे चलकर ये दोनों ही धाराएं, सुशीमा की जलधारा और क्यूरोशियो की जलधारा, एक हो जाती हैं। और ऊपर की ओर से एक जलधारा आती है ध्रुवों से, ओयोशिमो की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। और नीचे की ओर से ये दोनों धाराएं एक हो रही होती हैं कि इनके वेग को कम कर देती है और फिर ये आगे बढ़कर कहलाती हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। तो ये हमने सब में पढ़ा, जब ये धाराएं मिलती हैं, एक होती हैं, ऊपर से कोई जलधारा के टकरा जाती है और इनके प्रवाह को कम कर देती है, तो ये कहलाती हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ये प्रशांत महासागर में है और उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहलाएंगी। अगर ये अटलांटिक महासागर में होती, उत्तर में होती, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाती। तो ये प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर ये जलधारा कहलाएगी उत्तरी प्रशांत प्रवाह और ये गर्म जलधारा होगी। और आगे की ओर बढ़कर उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ऊपर से एक और जलधारा आती है क्यूराइल की जलधारा। याद रखिएगा ये भी ऊपर से आती है ध्रुवों से, ये भी ठंडी जलधारा होगी। तो ओयोशिमो की जलधारा और क्यूराइल जलधारा ये दोनों ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा भी उत्तरी प्रशांत प्रवाह से टकराती है और उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है ये आगे चलकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। ऊपर की ओर जो धारा जाती है उसे कहते हैं अलास्का जलधारा, ये अलास्का वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर जो जलधारा जाएगी उसे कहेंगे अलास्का जलधारा और ये गर्म जलधारा है। और जो दूसरी धारा है वो नीचे की ओर विषुवत रेखा की ओर बढ़ेगी और उसे कहेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा। तो यहाँ पर अमेरिका का कैलिफोर्निया है, तो इस जलधारा को कहेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा और ये ठंडी जलधारा होगी क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही है ना, तो ये ठंडी जलधारा होगी। तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा आगे चलकर फिलीपींस और जापान के द्वीपों से टकराकर दो भागों में बढ़ गई, सुशीमा की जलधारा और क्यूरोशियो की जलधारा। जो क्यूरोशियो की जलधारा है इसे काले पानी की जलधारा भी कहते हैं। और उसके बाद ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं और आगे की ओर बढ़ती ही हैं कि ऊपर से आके ओयोशिमो की जलधारा टकरा जाती है और इनके प्रवाह को और इनके वेग को कम कर देती है। तो ये कहलाती हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और ऊपर से एक और जलधारा आती है ठंडी जलधारा, क्यूराइल की जलधारा। उसके बाद उत्तरी प्रशांत प्रवाह आगे चलकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो अलास्का की ओर जाती है उसे कहते हैं अलास्का जलधारा और जो कैलिफोर्निया की ओर बढ़ती है उसे कहते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। तो जो कैलिफोर्निया की जलधारा है ये ठंडी है क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा देखते हैं। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा बहुत ही आसान है। तो देखिए, पहले तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण में है। उसके बाद जो ये जलधारा है आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया से टकराती है और कहलाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो दो जलधाराएं हमने पढ़ी, एक हमने पीछे देखा था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है वो ठंडी है और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है वो गर्म है। और अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के बारे में। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी है। तो ये हमें याद कैसे रहेगा, तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। तो जो सूर्य है वो पूर्व की ओर से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है, तो इससे आप रिलेट कर लेना। तो जब भी पूर्व आएगा ना तो पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा वो गर्म होगी और पश्चिम की ओर सूर्य डूबता है तो पश्चिम की ओर जो जलधारा होगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा वो ठंडी होगी। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के कारण ही जो पश्चिमी क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पर रेगिस्तान रहता है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी है। तो यही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा आगे की ओर बढ़ रही होती है कि नीचे की ओर से अंटार्कटिका से एक जलधारा आती है और ये ठंडी जलधारा होगी, इसे टकरा जाती है और उसके बाद इसके वेग को कम कर देती है। अब ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है तो क्या कहलाएगा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। और ये जो प्रवाह होगा ये ठंडी जलधारा होगी। तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह आगे चलकर ये महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इससे टकराती है पेरू में। यहाँ पर एक पेरू देश है ना, तो पेरू की ओर टकराती है और कहलाती है पेरू की जलधारा। और पेरू की जलधारा को ही हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा
ऑस्ट्रेलिया से टकराती है और कहलाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नीचे से अंटार्कटिका से एक ठंडी जलधारा आती है, इससे टकरा जाती है और कहलाती है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है और स्पीड कम हो गई है तो कहला रही है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। और यही दक्षिणी प्रशांत प्रवाह आगे चलकर विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही है तो कहलाती है पेरू की जलधारा। तो पेरू की जलधारा तो इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरू की जलधारा। ये यही पूछा जाता है कि बताइए गर्म है या ठंडी और किस महासागर में है। तो पेरू की जलधारा प्रशांत महासागर में है। अगर आप पेरू में मात्राएं हटा देंगे तो क्या बनेगा, पर और प्रशांत दोनों की शुरुआत पर से हो रही ना, प्रशांत और पेरू में पेरू। तो इससे आप रिलेट कर लेना कि ये प्रशांत महासागर में है और ये दक्षिण से यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही है तो ठंडी जलधारा है। आगे आप देखेंगे कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पेरू की जलधारा किस महासागर में है। तो पेरू प्रशांत महासागर में है और ये ठंडी जलधारा है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराएं हमने कौन कौन सी देखी, तो क्यूरोशियो की जलधारा और सुशीमा की जलधारा, ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। अलास्का की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये गर्म जलधाराएं हैं। अब ठंडी जलधाराएं देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका की जलधारा, ओयोशिवो की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा और पेरू की जलधारा, ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी महासागरीय जलधाराएं थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम प्रीवियस ईयर। तो पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्यूरोशियो धारा को काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती। तो आपको बताना है किसमें से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं है। तो गल्फ स्ट्रीम ये तो है अटलांटिक महासागर में। तो पेरू की जलधारा, ऑप्शन सी, मैंने आपको रिलेट भी कराया था कि पेरू की जलधारा कहाँ पर है। तो पेरू की जलधारा है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस द्वीप के द्वारा अगुलहा जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो हमने पढ़ा था ना हिंद महासागर में कि दो धाराएं मिलकर अगुलहास की जलधारा कहलाती हैं, मोजाम्बिक और मेडागास्कर की जलधारा। तो कौन से द्वीप से टकराकर ये अलग होती थी। तो ये मेडागास्कर द्वीप से टकराकर अलग होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें से ठंडी जलधारा है। तो देखते ही पता चल रहा है ऑप्शन डी, जो लैब्राडोर की जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। हमने पढ़ा था ना कि लैब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो कौन सा मिलान गलत है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट यानी कि पेरू जलधारा। इसमें बताया गया है कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, पर हमने पढ़ा था कि जो पेरू की जलधारा है तो ये प्रशांत महासागर में, पर ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, यानी कि ठंडी जलधारा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हम्बोल्ट धारा, यानी कि पेरू जलधारा। ये प्रशांत महासागर में है और ठंडी जलधारा है, हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है। तो गर्म महासागरीय धारा कौन सी है। तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, ऑप्शन ए, गल्फ धारा, यानी कि गल्फ स्ट्रीम। हमने कहा था ना कि यूरोप का कंबल है, तो गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जलधाराएं गिवन है और सूची 2 में महासागर गिवन है। तो हमको इसका सही मिलान करना है। तो जो क्यूरोशियो की जलधारा है ये प्रशांत महासागर में है और गर्म जलधारा है, और पेरू धारा हमने पढ़ा था ये भी प्रशांत महासागर में है और ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन में देखने में हमें पता चल रहा है ऑप्शन 4 में ये प्रशांत महासागर में ठंडी धारा। तो पेरू का होगा, यानी कि बी का होगा 4। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए बी का 4 है, सी ऑप्शन में भी बी का 4 है। पर जो क्यूरोशियो की धारा है ये भी प्रशांत महासागर में है,
तो प्रशांत महासागर यानी कि ऑप्शन 3। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि कुरोशियो की जो धारा है ये प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है। उसके बाद पेरू जो धारा है बी का 4 यानी कि प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर जो धारा है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, यानी कि सी का 2 और डी का 1। फ्लोरिडा जो धारा है ये अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो इन्होंने पूछा है नहीं, यानी कि गर्म जलधारा। तो इसमें से गर्म जलधारा कौन सी है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा अगुलहास की धारा, ऑप्शन डी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना हिंद महासागर में जो मोजाम्बिक की जलधारा है और मेडागास्कर की जलधारा है ये गर्म जलधाराएं थी और मिलकर आगे एक जलधारा बन जाती है अगुलहास की धारा। तो ये भी गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा नहीं है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।